बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने पीएचपी के एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम पीएचपी और माई एसक्यूएल बैकएंड पे लैंग्वेज यूज़ करते हुए हम एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे और फ्रंट एंड पे हम जो है एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे और साथ में सीएसएस का फ्रेमवर्क हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना जैम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से आपने अपाची को ऑन कर लेना है और यहाँ से आपने माई एसक्यूएल को भी ऑन कर लेना है। तो हमने ये दोनों चीज़ें ऑन कर ली हैं। उसके बाद जहाँ पर आपका जैम्प है इंस्टॉल किया हुआ है, आपने उस फोल्डर में चले जाना है। जैसे मैंने जी में किया हुआ है तो मैं जैम्प में जाके एच टी डॉक्स में जाके अपने फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ आप एक न्यू फोल्डर बना लें एक्सपेंस के नाम से। चलें मैं दोबारा बनाता हूँ, इसे डिलीट कर देते हैं हम और यहाँ पर आके एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम रख लें आप एक्सपेंस। अब जो एक्सपेंस आपने ये फ़ोल्डर का नाम रखा है, इसे ओपन कर लें और यहाँ से मैं इसे ओपन विद कोड कर देता हूँ। तो ये आपके सामने हमारा एक फ़ोल्डर आ गया है। और आप जब भी कोई पीएचपी के अंदर प्रोजेक्ट बनाएं, कोई वेबसाइट बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो आपका एक एंट्री पॉइंट होता है, जो फाइल होती है उसका नाम होता है इंडेक्स डॉट पीएचपी। ये फ़ाइल आपका जो है वेबसाइट का एंट्री पॉइंट होता है। जैसे कोई जब हम इसे होस्टिंग पे भी अपलोड करेंगे तो जैसे ही कोई हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो जो सबसे पहली फ़ाइल ओपन होती है वो आपके पास जाती है इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो इंडेक्स डॉट पीएचपी पे तो हम काम करेंगे ज़रूर। यहाँ से साथ साथ मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख लेता हूँ रजिस्टर यूज़र डॉट पीएचपी। यानी हम सबसे पहले ये करेंगे, एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो एक एडमिन होगा वो एडमिन क्या करेगा, यूज़र को रजिस्टर कर सकेगा। जो उसने कोई एम्प्लॉई रखा होगा मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने के लिए, तो एडमिन जो है वो अपने पास क्या करेगा, किसी न किसी यूज़र को रखेगा। तो रजिस्टर यूज़र डॉट पी मैंने एक फ़ाइल बना ली। तो यहाँ से आपको पता है शिफ्ट वन दबा के हम अपना बेसिक कोड ले आते हैं और बेसिक कोड लाने के बाद ये हमारे पास आ गया है और यहाँ पर हम लिख देते हैं पी प्रोजेक्ट। बाद में हमारा ये टाइटल भी डायनामिक होगा तो इसको हम चेंज करते हैं, बल्कि रजिस्टर यूज़र है तो हम यहाँ पर यही लिख देते हैं रजिस्टर। यहाँ से यानी कि यूज़र क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। अब इसमें आपको पता है हमें अपना बूटस्ट्रैप वगैरह भी यूज़ करना है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और गेट बूटस्ट्रैप लिखता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम लिखा तो हम इसकी वेबसाइट पे आकर यहाँ से हम ये इसका सी एस एस का सी डी एन भी इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम जो है लिख भी देते हैं बूटस्ट्रैप सी एस एस सी डी एन, या लिंक लिख लें, आपकी मर्ज़ी है जो आप लिखना चाहें। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। सेम टू सेम आपको पता है जब हमें जावास्क्रिप्ट ऐड करनी होती है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बूटस्ट्रैप जे एस सी डी एन, आप ऐसे लिख लें यहाँ पे। तो ये भी आ गया और यहाँ पर आके फिर आपने ये बूटस्ट्रैप की जे एस का लिंक कॉपी करना है और यहाँ आके इसको भी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप की सी एस एस और जे एस हमने इंक्लूड कर ली। हम बूटस्ट्रैप के आइकन्स भी यूज़ करेंगे, तो आप चाहें तो आप बूटस्ट्रैप के आइकन्स का भी जो है वो सी डी एन लगा सकते हैं। तो हम थर्ड सी डी एन भी साथ ही लगा लेते हैं। आप ये आइकन्स पे क्लिक करें और यहाँ पर आप कंट्रोल एफ़ दबा के लिखें सी डी एन। तो जैसे सी डी एन लिखेंगे तो ये देखिए एंड पे आपको ये सी डी एन नज़र आ रहा है, आपको ये वाला कॉपी कर लेना है। और यहाँ पर आके मैं इसको ऐसे यहाँ पर भी इंटर कर सकता हूँ बूटस्ट्रैप आइकन्स सी डी एन। तो यहाँ पर हमने जो है बूटस्ट्रैप के आइकन्स का भी सी डी एन लगा लिया है। और जाहिर सी बात है हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बीच में हमें अपनी सी एस एस भी इंक्लूड करनी होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और उस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ इंक्लूड्स। एक ये फ़ोल्डर बना लेते हैं हम यहाँ पर इंक्लूड्स नाम का। और इसी तरह यहाँ पर एक और फ़ोल्डर आप बना लें जिसमें हमारी क्या होगी, यहाँ पर क्लिक करके ये बाहर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके बनाया तो इसके अंदर एक फ़ोल्डर बन जाएगा। ये देखें, मुझे इसके अंदर नहीं फ़ोल्डर बनाना। तो हम यहाँ पर आते हैं, बाहरी मेन पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसका नाम रख लेते हैं हम सी एस एस। तो इसके अंदर हमारी जो है वो क्या होगी, बूटस्ट्रैप की जितनी भी सी एस एस हम यूज़ करें, अपनी जो सी एस एस है वो हम यूज़ करेंगे, वो इसके अंदर हमारी आ जाएगी। वैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट में हम बूटस्ट्रैप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मे भी हमें सी एस एस ना ही इतनी ज़्यादा यूज़ करनी पड़े, फिर भी हम एक पूरे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर की तरह चलते हैं। तो यहाँ पर आके हम अपनी सी एस एस को जो है वो इंक्लूड कर लेंगे। तो उसके बाद इस सी एस एस के अंदर आप एक न्यू फाइल बना लें और उसका नाम आप रख लें
स्टाइल डॉट सी एस एस चले रख लेते हैं। अब ये स्टाइल डॉट सी एस एस रख लिया है हमने। तो अब इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, इस सी एस एस की फ़ाइल को यहाँ पर आपने इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लूँगा लिंक टैग, और आपको लिंक पता है कौन सा लेना है, सी एस एस का लेना है। तो यहाँ पर ये जो है ये आपके पास स्टाइल डॉट सी एस एस है। अच्छा, इसका हम बिल्कुल जो एग्जैक्ट है वो कैसे पाथ देखेंगे, हमें ये भी देखना है। अभी तो हम रजिस्टर यूज़र में काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ से ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जब हम अपना कुछ मैनेज करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा कि इंक्लूड्स वाला जो मैंने फ़ोल्डर बनाया है, इसके अंदर आप आके एक न्यू फाइल बना लें और उसका नाम रख दें हेडर डॉट पी एच पी। और इसी तरह फिर यहाँ पर आप आके एक और फाइल बना लें फुटर डॉट पी एच पी। तो इंक्लूड वाले फ़ोल्डर के अंदर मैंने दो फाइलें बनाई हैं, एक फ़ाइल है हेडर डॉट पी एच पी, एक है आपके पास फुटर डॉट पी एच पी। तो मैं यहाँ से अपनी हेडर डॉट पी एच पी वाली में क्या करूँगा, ये जितने भी हमने ये सारा का सारा कोड लिखा है, ये बॉडी टैग के स्टार्ट से यहाँ तक ये सारा मैं कट कर लूँगा, और कट करके यहाँ से हेडर डॉट पी एच पी वाले के अंदर आके पेस्ट कर दूँगा। और सेम टू सेम ये बस हेडर वाला हमारा काम ख़त्म हो गया, आप इसे कर दें बंद। सेम टू सेम मैं फुटर वाली फ़ाइल में आता हूँ और यहाँ से ये जो आपका बूटस्ट्रैप का CDN का लिंक है यहाँ से कट करें, ये सारा आप कट करके यहाँ से आ जाएं फुटर डॉट पी एच पी में, और फुटर डॉट पी एच पी में आके आप ये सारा कोड इंक्लूड कर दें। तो आगे साथ साथ आपको समझ आ जाएगी हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें ये फ़ाइलें आगे अपने प्रोजेक्ट में बार बार यूज़ करनी है। तो इसलिए हमने इनको अलग से कोड बना लिया ताकि बार बार कोड रिडंडेंसी ना हो सके। जस्ट हम PHP का एक फंक्शन है इंक्लूड, वो यूज़ करेंगे और हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। अब जैसे देखें ये आपके पास अभी स्टाइल डॉट सी एस एस लगी नहीं है, हम इसे लगाएंगे। तो स्टाइल डॉट सी एस एस में आके आप यहाँ पर लिख दें स्टार मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग भी आप 0 पिक्सल कर दें, और बॉक्स साइजिंग आप बॉर्डर बॉक्स कर दें। और अब हम देखते हैं हमारी CSS को हम कैसे इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारी CSS की फ़ाइल है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैसे जो बॉडी टैग है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। तो अगर जब हम अपनी CSS की फ़ाइल इंक्लूड करेंगे तो हमारे बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा हमारी ये वाली फ़ाइल इंक्लूड हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप रजिस्टर डॉट पी एच पी में हैं तो यहाँ पर आके आपने अपना PHP का टैग ओपन करना है, और PHP के टैग को आपने क्लोज़ कर लेना है। और PHP के टैग को क्लोज़ करने के बाद आपने याद रखना है, आपने यहाँ लिखना है इंक्लूड, और इंक्लूड के अंदर आपने इस वक्त आप देखिए कहाँ है, रजिस्टर यूज़र वाली फ़ाइल में है ना। तो रजिस्टर यूज़र से मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है इंक्लूड्स के अंदर। तो मैं लगाऊंगा डॉट स्लैश, ये हमारा इंक्लूड वाला फ़ोल्डर, और इंक्लूड वाले फ़ोल्डर के अंदर आके मैं लिख दूंगा हेडर डॉट PHP को इंक्लूड कर लो। तो इन्होंने क्या किया, हेडर डॉट PHP को इंक्लूड कर लिया, और यहाँ पर ये हमारा कोड बंद हो जाएगा। सेम टू सेम मैं इसे कॉपी करता हूँ, और बिल्कुल आप ऐसे ही चलें, जिनको समझ नहीं आ रही उनको एट दी एंड वीडियो तक, जब ये वीडियो ख़त्म होगी समझ आ जाएगी ये हम काम क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने आके जैसे हेडर इंक्लूड किया था इसी तरह आप आके दोबारा चाहे तो कैसे लगाएं, डॉट स्लैश फिर इंक्लूड्स और यहाँ पर फुटर डॉट PHP। तो हमने अपनी हेडर डॉट PHP भी इंक्लूड कर ली, और हमने अपनी फुटर डॉट PHP भी क्या कर ली, इंक्लूड कर ली। अब जो आपके पास यहाँ से मैं एक जो है ये जो CSS है हमें ये लगानी है हेडर के अंदर। तो आप यहाँ से हेडर वाली फ़ाइल में आएँ, और हमने ये वाली CSS लिंक की हुई है, देखते हैं हमारी ये वाली CSS चल रही है या नहीं चल रही। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी पाथ करता हूँ, ये रजिस्टर यूज़र को इसी फ़ाइल को आप यहाँ से कॉपी पाथ कर लें, और अपने ब्राउज़र पे जाके आप इसे यहाँ पर पेस्ट कर दें। और आपको पता है जब भी इसको चलाना है तो htdocs से पहले पहले आपने सारा कोड हटा देना है। और मैं यहाँ लिखता हूँ लोकल होस्ट। तो जैसे ही मैंने लोकल होस्ट लिखा तो ये हमारा आ गया, और हमारे बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक रेड नहीं हुआ। तो मतलब हमारी CSS की फ़ाइल इंक्लूड नहीं हुई है। तो ये आपका रजिस्टर यूज़र है, तो यहाँ से रजिस्टर यूज़र से आपने ये जो हेडर है इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ से जो हमारी ये CSS की फ़ाइल है हमें इसको एक्सेस करना है। आप देखें यहाँ पर हेडर है आपका, तो यहाँ से मुझे अगर दो बार पीछे आना है, और मैं ये कहूँगा कि यहाँ से पीछे आके आप जाओ, देखो रिफ़्रेश किया, और यहाँ से फिर हम कहेंगे कि अच्छा यहाँ से जाओ CSS के फ़ोल्डर के अंदर, और वहाँ पर जाकर पढ़ी है स्टाइल डॉट CSS, उसे जाके ले आओ। तो देखो यहाँ से मैंने देखें एड्रेस थोड़ा सा और से देना है आपने। एड्रेस किस तरह देना है मैंने आपके सामने ही सारा लिखा है, ताकि आपको समझ आए कि कैसे फ़ाइल इंक्लूड हुई और कैसे फ़ाइल इंक्लूड नहीं हुई। तो मैंने ये CSS की फ़ाइल थी,
आपकी जो हेडर वाली फ़ाइल है वो इंक्लूड वाले फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन ये हेडर फाइल एक्सेस कहाँ से हो रही है, इस वक्त रजिस्टर यूज़र में ये हेडर फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है और मैंने ये वाला पेज यहाँ ब्राउज़र पे रजिस्टर यूज़र वाला खोला हुआ है। तो रजिस्टर यूज़र वाली फ़ाइल के लिहाज से अगर देखें तो रजिस्टर यूज़र वाली फ़ाइल के लिहाज से CSS के अंदर जाना है और वहाँ पर पड़ी हुई है style.css। तो इसीलिए header.php वाले में मैंने कहा कि CSS वाले फ़ोल्डर के अंदर जाओ और वहाँ पर style.css की एक फ़ाइल पड़ी है, उसको इंक्लूड कर लो। और style.css के अंदर मैंने सिर्फ बॉडी के रंग को, कलर को चेंज किया था ताकि हमें पता लगे हमारी CSS इंक्लूड हुई भी है या नहीं हुई। और बॉडी का हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी CSS इंक्लूड हो गई है। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया, हमने अपने प्रोजेक्ट का जो है सारा का सारा सेटअप बना लिया है, जिसमें हमने एक हेडर फाइल बना लिया और एक फुटर फाइल बना लिया। और ये बॉडी का कलर तो अब हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास नज़र आ गया है। और बूटस्ट्रैप हमारी वेबसाइट में इंक्लूड है, इसको भी अगर आपने चेक करना है तो ये हमारी रजिस्टर यूज़र डॉट PHP वाली जो फ़ाइल है, इसके अंदर हम अपना छोटा सा ज़रा कोड करते हैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगा के। जिनको बूटस्ट्रैप नहीं आता, अनकरीब जो है मैं साथ साथ ही बूटस्ट्रैप की भी प्लेलिस्ट अपलोड करूँगा, वहाँ से वो बूटस्ट्रैप को भी है जाके सारा देख सकते हैं। तो जब भी हम बूटस्ट्रैप में वेबसाइट बनाने लगते हैं, सबसे पहले आपको डिव लेनी होती है और इस डिव के अंदर आप एक क्लास ले लें। अच्छा, ये जो न्यू है वो ये देख ले, मेरा PHP का टैग यहाँ क्लोज़ हो गया है। उसके बाद मैं जाके दोबारा अपना HTML शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आके मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है कंटेनर। इस कंटेनर की CSS जो है बूटस्ट्रैप ने पहले से करके रखी हुई है और वो मैंने CDN के थ्रू लिंक की हुई है। और इसके अंदर मैं आके अगर लिखूँ H1 और H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे ही मैंने ये लिखा तो आप अगर देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पर आपको ये इस तरह का नज़र आ रहा है और ये बूटस्ट्रैप यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है, उसका फ़ॉन्ट वगैरह आ गया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको अगेन क्लास लिखना है और अगर मैं यहाँ लिखूँ टेक्स्ट सेंटर, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ये टेक्स्ट को सेंटर करने के काम आती है। तो आप देखेंगे टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। तो ये बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, अपना जो है थोड़ा सा इंक्लूड कर लिया है। अच्छा, तो ये हमारा बन गया है कंटेनर। अब हमें बनाना है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी एक प्रोजेक्ट में यूज़ किया हुआ है, वही मैं उसी तरह का बना लूँगा क्योंकि मेन यहाँ पर मेरा फोकस आपको बैकएंड सिखाना है। तो फ्रंट एंड में हम यहाँ पर आएंगे बूटस्ट्रैप में, कार्ड में, और यहाँ से आके हम ये एक बूटस्ट्रैप का कार्ड उठा लेंगे, ये वाला कार्ड। ये देखें जिसके अंदर लिखा हुआ है हेडर एंड फुटर। तो यहाँ से आएंगे, ये हमारा वो कार्ड है। इस कार्ड को यहाँ से आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये जो आपने कंटेनर बनाया है, इस कंटेनर के अंदर आपने ये याद रखना है, जब भी हम बूटस्ट्रैप में काम करते हैं तो हमें रो या कॉल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने इस कोड को यहाँ गौर से देखना है, जहाँ से कोई चीज़ ना समझ आए आपने उसको दोबारा से देख लेना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ फ़िलहाल मैं इस कार्ड को ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो ये कुछ आपको इस तरह का नज़र आ रहा है और यहाँ से आके अपनी वेबसाइट को अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें, हमें ये कुछ इस तरह का कार्ड नज़र आ रहा है। अच्छा, ये कार्ड मैं चाहता हूँ बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो मैं यहाँ पर अपनी अब जो style.css है उस फाइल में जाऊँगा और यहाँ इस जो ये हमारी कार्ड है, इस कार्ड को हम क्या करते हैं, एक और क्लास दे देते हैं माई कार्ड। माई कार्ड में आपने ये देखना है, मैंने C बड़ा रखा हुआ है। तो यहाँ पर आके या तो आप C बड़ा कर लें, नहीं तो फिर ये डैश लगा के ऐसे माई कार्ड कर लें। तो आप ये वाला कर लें माई कार्ड, इसे कॉपी करें और style.css में आके डॉट लगा के लिखें जो माई कार्ड है, इसकी पोजीशन जो है वो आप कर दो एब्सोल्यूट और उसके बाद आप कर दो टॉप से 50%, सेम टू सेम लेफ़्ट से 50%, और उसके बाद आप यहाँ कर देंगे, पहले ये देख लेंगे कहाँ पे आ जाता है। तो ये कुछ इस तरह यहाँ आ जाता है। इसको बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं रखूँगा ट्रांसफॉर्म और यहाँ आप लिखोगे ट्रांसलेट और आपको कर देना है -50%, कॉमा -50%। तो जैसे ही आप ये वाली तीसरी लाइन लिख देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका ऑटोमेटिकली सेंटर में कार्ड आ जाएगा और अब ये हमारा कार्ड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आके ये हमने अपनी CSS कर ली। अब आई थिंक हमें ज़्यादा CSS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतनी सी ही फ़िलहाल पड़ी है। इसको बंद करते हैं और यहाँ आके अब अपनी इसके अंदर ये देखें, यहाँ ये जो फीचर्ड लिखा हुआ है, इस फीचर्ड को मैं चेंज कर दूँगा रजिस्टर यूज़र के नाम से।
तो मैंने यहाँ पर ये फीचर्ड कार्ड को रजिस्टर्ड यूज़र कर दिया है। और ये जो कार्ड बॉडी है, कार्ड बॉडी के अंदर मुझे ये वाला टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो मैं ये सारा का सारा, ये देखें जो इतना टेक्स्ट है, मैं यहाँ से हटा दूँगा। तो अभी आप देखेंगे तो हमारी कार्ड की जो बॉडी है वो खाली हो गई है और रजिस्टर्ड यूज़र सिर्फ इतना सा ही नज़र आ रहा है। तो इसको अब हम थोड़ा सा जो है वो भरते हैं। तो यहाँ पर आके जो है, सबसे पहले आपको पता है जब भी आपने कोई डाटा इंटर करना हो तो आपको फॉर्म टैग की ज़रूरत होती है। तो वो फॉर्म टैग पे भी जाते हैं। मैं यहाँ पर आके एक सबसे पहले बूट डिव लेता हूँ और उसकी मैं क्लास दे देता हूँ रो। ये बूटस्ट्रैप की ही क्लासेस हैं, उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप की एक क्लास ले ली डिव, और डिव ले ली और उसको क्लास मैंने दे दी रो। इसके बाद हम यहाँ पर आके क्या करेंगे, आपको लिखना है डॉट कॉल। और अगर मैं यहाँ 12 लिखूँ तो मेरे पास एक डिव क्रिएट हो जाएगी जो 12 कॉलम ले लेगी। ये बूटस्ट्रैप का जो हमारा ग्रिड सिस्टम है वो हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आके ये हमने एक 12 कॉल का वो ले लिया है, ये खुद 12 लिया, फिर इसे हम कम ज़्यादा करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसके अंदर आके मैं यहाँ पर एक लेबल टैग लेता हूँ और इस लेबल टैग में मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ कि वो जो क्या है, यूज़र का जो ईमेल है वो यहाँ पर इंटर करें। तो यहाँ हम आते हैं और यहाँ यूज़र नेम चलें कर लेते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम, और फिर यहाँ पर हम एक इनपुट टैग लेते हैं और इनपुट टैग में टाइप टेक्स्ट ही रहने देते हैं। और आप इसको अब देखेंगे तो ये कुछ आपको इस तरह का दिखेगा। तो मुझे इनको ऊपर नीचे लेके आना है, तो मैं यहाँ पर आके एक क्लास दूंगा। बूटस्ट्रैप की क्लास है वो आपने याद रखनी है, यहाँ क्लास लिखे और मैं लिखूँगा फॉर्म लेबल। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो देखें आप यहाँ से, ये थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगा। तो देखें ये थोड़ी सी चेंजिंग हो गई ना इसमें, फॉर्म लेबल। और सेम टू सेम मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, ये जो इनपुट है इसके अंदर यहाँ पर आपने आके क्लास लिखना है। और बूटस्ट्रैप की क्लास एक होती है फॉर्म कंट्रोल। आहिस्ता आहिस्ता आप भी याद कर लें, प्रैक्टिस करें, आपको ये याद हो जाएंगी। और मैंने यहाँ पर ये फॉर्म कंट्रोल क्लास लिखी है। तो आप ये देखें, ये एक इनपुट आ गई। अब ये एक इनपुट बन गई और ये आपके पास एक आ गई है। अब यहाँ पर आने के बाद जो है हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये माई कार्ड है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाते हैं और माई कार्ड की जो हमारे पास विड्थ है वो अगर मैं करूँ 400 px, तो देखते हैं कैसी आती है। हाँ, तो ये हमारी 400 px आ गई। तो आई थिंक इतना हमारा कार्ड काफ़ी है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, अपना कार्ड बना लिया है। अब इसके बाद ये सी एस एस को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं और यहाँ आके आप क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से बंद कर देते हैं। तो यहाँ तक अभी देखें मैंने ये कॉल 12 लिए हैं और यहाँ पर आके मैंने ये एक जो है बना लिया है। अब इसी तरह की मुझे एक और चाहिए, तो मैं यहाँ से पहले इसे कट करके एक डिव टैग में रख लूँगा। और डिव टैग के अंदर आप क्या करें, यहाँ पर कॉल 12 में भी वैसे काम हो सकता है दोबारा, पर ऐसे भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर कोई मसला हुआ तो देख लेंगे। और यहाँ आप जो है एक ये वाली क्रिएट कर लेंगे, सेम टू सेम एक और डुप्लीकेट कर लें और यहाँ पर आके लिख दें यूज़र पासवर्ड। तो यहाँ से हमने एक यूज़र नेम की बना ली और एक यूज़र पासवर्ड की बना ली, और यहाँ से टाइप चेंज करके हम कर देंगे पासवर्ड। तो ये हमारे पास आ गई। तो अभी आप देखेंगे तो ये देखें, ये दो कुछ आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं, यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड। अब इन दोनों में डिस्टेंस नहीं है, तो वो डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाली डिव के अंदर आऊँगा और यहाँ मैं दे दूँगा क्लास मार्जिन बॉटम 3। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये बॉटम से मार्जिन क्रिएट हो गया है। सेम टू सेम इस डिव में भी आता हूँ और यहाँ पर भी आके देता हूँ क्लास मार्जिन बॉटम 3। तो आप देखेंगे इस वाली डिव के अंदर भी क्या हो गया, डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ज़रा हम स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आके जो मेरे पास ये कार्ड हेडर है, कार्ड हेडर के अंदर आके मैं कहता हूँ बीजी, और सेकेंडरी दे के देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। तो बिलो ही दे लेते हैं, प्राइमरी कर लेते हैं। तो बीजी प्राइमरी किया तो देखें ये आपका इस तरह का हो जाएगा। और ये जो रजिस्टर यूज़र है इसको भी थोड़ा सा करते हैं। तो यहाँ पर आके आप ये जो रजिस्टर यूज़र है इसके लिए आप लिख दें टेक्स्ट वाइट। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो देखेंगे टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट हो गया। और अगर आपको इसको सेंटर में लेके आना है तो आप टेक्स्ट सेंटर करके इसको यहाँ सेंटर में भी ला सकते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर एक बटन टैग लगाते हैं। तो बटन टैग लगाने के लिए यहाँ पर आके मैं एक बार फिर इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और मुझे डीवी लेनी थी मैंने दरअसल, इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं और यहाँ पर आके मैं लेता हूँ बटन टैग। और बटन के अंदर यहाँ पर हम लिख देते हैं रजिस्टर।
तो जैसे ही मैंने रजिस्टर लिखा तो यहाँ से बटन की जो टाइप है वो हम कर देंगे सबमिट। और यहाँ पर बूट अभी देखें तो बटन ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड करते हैं। तो यहाँ बूटस्ट्रैप की आप क्लास लगाएंगे BTN, और फिर यहाँ से लिख देंगे BTN प्राइमरी। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, यहाँ के रिफ़्रेश किया तो देखें ये एक बटन टैग आ गया। अब ये बटन इस तरह का है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये पूरा बटन सारी जगह ले ले तो यहीं आप आके एक और चीज़ लिखते हैं W-100। तो जैसे ही आप W-100 लिखेंगे तो देखें ये बटन जो है अपनी 100% विड्थ ले लेगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस तरह का बटन चाह रहे हैं या वो हाफ़ वाला बटन चाह रहे हैं। जो आप बटन लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। तो आई थिंक हम इसी के साथ जाएं। नहीं, मैं इसके साथ नहीं खैर जा रहा, मैं ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने ये रजिस्टर यूज़र वाले बटन पे बना लिया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है वो मैंने छोड़ दी थी, वो क्या थी, जब भी आप इस तरह काम करते हैं तो आपको ये इनपुटें फॉर्म टैग के अंदर लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ से आप क्या करें, आपकी ये इनपुट्स यहाँ से इतनी स्टार्ट हो रही हैं ना, तो आप ये सारे के सारे कोड को उठाएं, कट करें, और ये कॉल 12 वाला है देख लें यहाँ तक। पीछे भी रख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ साथ चल रहे हैं तो आपने याद रखना है ये फॉर्म वाला आ जाएगा कोड, और इसके अंदर यहाँ आके आपने पेस्ट कर देना है। तो अब ये आपका फॉर्म टैग आ गया। एक्शन अगर हमें किसी और फाइल पे डाटा शेयर करना होता तो हम एक्शन को यूज़ करते। मैं इसी फाइल पे रजिस्टर का कोड करूँगा तो मैं इस वजह से एक्शन को यूज़ नहीं करूँगा, और ये हमारा एक फॉर्म टैग बन गया। अब की बार आके रिफ़्रेश करेंगे तो देखें मैं जब इस पर क्लिक करूँगा ना ये रिफ़्रेश होगा। देखें वो रिफ़्रेश हो रहा है ना, मतलब फॉर्म का डाटा सबमिट हो रहा है। और जो हमारा फॉर्म का मेथड होगा, आपको पता है एक गेट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, पोस्ट होता है। तो हम यहाँ से पासवर्ड भेज रहे हैं, वो सिक्योर होता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पर मेथड यूज़ करूँगा पोस्ट। तो फॉर्म का मेथड जो है वो मैंने यूज़ कर लिया पोस्ट। अब जब भी आपने किसी इनपुट की वैल्यू उठानी है, जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि कभी भी आपने किसी इनपुट की वैल्यू उठानी है तो फिर आपको यहाँ पर एक नेम लेना है इस इनपुट में, और इस इनपुट में भी एक नेम लेना है। तो ये वाली इनपुट जो है इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख लें, यहाँ लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। चले मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम, और मैं कह देता हूँ यूज़र नेम। और सेम टू सेम आप अपनी इस वाली इनपुट में भी आ जाएं तो यहाँ पर भी आके मैं लिखता हूँ नेम, और यहाँ कर देता हूँ यूज़र पास। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक नेम नाम का एट्रीब्यूट बना लिया इस इनपुट में यूज़र नेम का, और एक नेम नाम का एट्रीब्यूट बना लिया इस इनपुट में यूज़र पासवर्ड का। सेम टू सेम बटन वाले में भी आते हैं, और एक नेम मैं बना लेता हूँ और इस पर कोई भी लिख लें आप। मैं यहाँ पर चलें लिख लेता हूँ रजिस्टर। मैंने ये लिख लिया। अब इस बटन के क्लिक के ऊपर मुझे इस इनपुट से सारा का सारा डाटा उठाना है। तो आपको पता है हमने यहाँ पर मेथड पोस्ट यूज़ किया है। तो आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके आप वो लिख सकते हैं $_ या तो पोस्ट यूज़ कर लें, मैं रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा हूँ जो गेट और पोस्ट दोनों को सपोर्ट करता है। अच्छा, $_ लिख के यहाँ पर ये आपकी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जो अरे होती है। इस अरे में यहाँ पर आपको अपनी उस इनपुट फील्ड का नाम देना है जो आप इंटर करना, जिसका डाटा उठाना चाहते हैं। तो मेरी इनपुट फील्ड नेम का जो वैल्यू है वो क्या है, यूज़र पासवर्ड, और क्या है, यूज़र नेम। तो मैं यूज़र नेम पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आके आपने सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर पेस्ट करना है, ये बात याद रखनी है। तो मैंने कहा यहाँ से नेम उठा लो, और सेम टू सेम मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और फिर मैं एक बार कहता हूँ यहाँ से पासवर्ड भी कॉपी कर लो। तो जैसे ही मैंने यहाँ आके रिफ्रेश पेस्ट किया तो देखें $_ सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या करेगा, इस इनपुट से वैल्यू उठाएगा और यहाँ अपने पास ले आएगा। सेम टू सेम $_ पासवर्ड वाली ये वाला सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या करेगा, इस इनपुट से पासवर्ड उठाएगा और अपने पास ले आएगा, और उसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर कर देता हूँ इको। आपको पता है PHP में कुछ भी दिखाना हो तो आप क्या करेंगे, इको। तो अब यहाँ पर हमें एरर मिलने वाला है, मैं खुद जान के एरर दिखा रहा हूँ, फिर हम इसे दूर करेंगे। अब इस एरर को मैं यहाँ आके रिफ़्रेश करूँ तो देखें वो कह रहा है अनडिफाइंड एरे की यूज़र नेम, अनडिफाइंड एरे की यूज़र पासवर्ड, क्योंकि यहाँ से अभी गई नहीं है वैल्यू। जब वैल्यू नहीं गई तो वहाँ पर जो आपके पास एरे की क्रिएट हो रही है वो अनडिफाइंड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूज़र नेम कर दूँ अली और पासवर्ड कर दूँ अली 123, जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखें आपको अली भी मिल गया और अली 123 भी मिल गया है। तो ये देखें मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। और यहाँ से आके इसे रीसेट कर देते हैं। अब ये जो हमें डाटा मिला है ये डाटा हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे।
इस डाटा को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं यही रिकमेंड करूँगा जो आपने यहाँ यूज़र नेम में लिखा है इसी नाम का आप वेरिएबल क्रिएट कर लें। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक बनाता हूँ डॉलर, और यहाँ पर यूज़र नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और इस वेरिएबल को ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पर इसे एक्सेस करवा देता हूँ। सेम टू सेम फिर हम ये यूज़र पासवर्ड वाले के लिए भी करेंगे। तो यहाँ से ये कॉपी किया और यूज़र पासवर्ड वाले का भी वेरिएबल बना दिया, और इसको जो वैल्यू है वो भी यूज़र पासवर्ड वाली दे दी, और इसको यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। बस किया क्या है, मैंने जो वैल्यू हम यहाँ पर इको करवा रहे थे उस वैल्यू को इको करवाने के बजाय मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दिया इन वेरिएबल्स में। अब एक और बात, ये वेरिएबल मैंने खुद बनाए हैं, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, और इसकी एक और बात याद रखनी है। देखें डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट लगा हुआ है और सारे के सारे कैपिटल हैं। इसमें मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि या तो रिक्वेस्ट का आर बड़ा कर देते हैं, बाकी छोटे कर देते हैं, ये अंडरस्कोर ही नहीं डालते, डॉलर लगा देते हैं। तो ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ये अंडरस्कोर के साथ ही लिखना है। ये वो वेरिएबल है जो हम खुद अपनी मर्ज़ी से जनरेट करते हैं, तो इसके अंदर अंडरस्कोर यहाँ नहीं आएगा। ये वेरिएबल का नाम है, लेकिन इसमें अंडरस्कोर लाजमी आएगा, और यहाँ पर कोई डॉलर साइन नहीं लगना। मैंने देखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर भी गलती कर रहे होते हैं, डॉलर साइन लगा रहे होते हैं। यहाँ आपकी ये वाली इनपुट की फील्ड आनी है, ये इस इनपुट को हम उठा रहे हैं, वो ये चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आएगी। तो अब भी देखें तो अब भी हमें ये एरर मिलेगा अगर हम इको करेंगे तो, लेकिन हमें इको नहीं करवाना, हमें तो डेटाबेस में स्टोर करवाना है, तो वो किसी क्लिक पे करवाना है। तो यहाँ पर हमें अब अपनी इफ़ कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लिखें इफ़, और फिर हम इस वेरिएबल को चेक करेंगे ये वाला वेरिएबल सेट हुआ है या नहीं हुआ। इस वेरिएबल को सेट होने के लिए हमें यहाँ पे इस इफ़ के अंदर यूज़ करना है इज़ सेट, और इस सेट में आके मैं वही लिखूंगा डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। मेरे लफ्ज़ों पे और जो मैं लिख रहा हूँ इस पर गौर से ध्यान देना है। जो बिल्कुल न्यू है वो अक्सर यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। मैंने लिखा इफ़ इज़ सेट डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर सिंगल कोटेशन में मैं कहूँगा देखो इस बटन पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि क्लिक होगा तो ये वाला जो है ना वेरिएबल जाके हमारी सुपर ग्लोबल अरे में क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कि चेक करो यूज़र रजिस्टर यूज़र के बटन पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ। अगर क्लिक हुआ है तो ब्रैकेट में आओ और यहाँ पर आके ये वाली वैल्यूज़ उठा लो। इसमें पहले एरर आ रहा था ना, अब एरर नहीं आएगा। और ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर उठा के क्या करो, इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लो। स्टोर करने के बाद मैं इनको इको करवा देता हूँ, इको डॉलर यूज़र नेम, और यहाँ पर आप लगाओ इको, और यहाँ मैं BR टैग लगाता हूँ, और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ इको डॉलर यूज़र पासवर्ड। ये मैंने लिख दिया। तो अभी आप यहाँ पर आके चेक करोगे, इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो अब यहाँ हमें कोई एरर नहीं आ रहा, नहीं ना मिल रहा है एरर। और अब अगर मैं यहाँ पर अगर करूँ अली और अली 1 2 3, तो आप देखें रजिस्टर करें तो देखें अब हमें डाटा भी मिल रहा है और वैसे एरर भी नहीं आ रहा। और वो जो एरर नहीं आ रहा वो हमने इसी की मदद से ख़त्म किया है, जो हमने इफ़ इस सेट लगाया हुआ है। लेकिन हमारा काम क्या है, हमें ये सारा का सारा डाटा डेटाबेस में इंटर करना है। तो डेटाबेस में डाटा इंटर करने के लिए सबसे पहले आपको एक डेटाबेस बनानी होगी, और फिर डेटाबेस के साथ उसका आपको कनेक्शन करना होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इसी के अंदर ये जो इंक्लूड्स है एक न्यू फाइल बना लें और उसका नाम रख दें dbcon.php। तो यहाँ पर db कनेक्शन के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली और उसको इंक्लूड्स वाले फ़ोल्डर के अंदर रख दिया है। अब या तो यहाँ पर एक वो तरीका है जो मैंने क्लास में भी बताया था, आप सारा का सारा कोड खुद लिखें, नहीं तो आप बना बनाया कोड लें, यहाँ आके लिखें PHP MySQL। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये W3 स्कूल वेबसाइट है, इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद देखें यहाँ पर ये सेक्शन है और यहाँ पर क्या लिखा है MySQL कनेक्ट, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही MySQL कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये सारी के सारा आ रहा है। और हमें कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उठा लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नहीं उठाना, मैं प्रोसीजरल के अंदर बना रहा हूँ। तो आपने ये MySQL प्रोसीजरल को कन्फर्म कर लेना है, इसको देखना है, और फिर ये वाला सारा कोड उठा के यहाँ से कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद ये जो DB कनेक्शन वाली फ़ाइल बनाई है इसमें आके पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ये वाला कनेक्शन तो हमने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ हमें सर्वर नेम देना है। सर्वर नेम हमारा लोकल होस्ट ही रहेगा। हम जैम्प यूज़ कर रहे हैं तो यूज़र नेम हमारा रूट हो जाएगा, और जैम्प के लिए पासवर्ड जो होता है वो आपका एम्प्टी होता है। अच्छा, और फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया था हमें एक $DB नेम भी देना है। तो DB नेम,
अब DB नेम में हमें अपनी डेटाबेस का नाम देना है, तो डेटाबेस तो अभी हमने बनाई नहीं है, PHP माई एडमिन में तो अभी हम गए नहीं, तो फिर यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ एक्सपेंस। और ये जो फर्स्ट पैरामीटर वो यहाँ पर ये सर्वर नेम आ गया, फिर हमारा ये यूज़र नेम आ गया, और फिर ये हमारा यहाँ पर पासवर्ड आ गया, और फोर्थ पैरामीटर आप यहाँ पर आके दे देंगे $DB नेम। तो ये यहाँ तक हमने लिख दिया है। और यहाँ तक ये सारा कोड समझ लें क्या है कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर सर्वर नेम का, जिसमें हमने अपने होस्ट का नाम स्टोर किया, फिर हमने अपने यूज़र नेम वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें अपना यूज़र नेम स्टोर किया, और यहाँ पर हमने पासवर्ड नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, और हमारी डेटाबेस के लिए फ़िलहाल जो हम जैम्प यूज़ करते हैं वहाँ पर पासवर्ड क्या होता है, एम्प्टी। और यहाँ जो हम अपनी PHP माई एडमिन में अभी जाके डेटाबेस बनाएंगे उसका नाम मैंने पहले से ही क्या रख दिया है, एक्सपेंस। और फिर डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए PHP हमें एक फंक्शन देती है MySQLi connect। ये 4 पैरामीटर लेता है वो जो हमने लिख दी हैं, और ये डेटाबेस के साथ जाके कनेक्शन बनाएगा, और अगर कनेक्शन बन जाता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और जो भी रिटर्न करेगा वो सारा का सारा जवाब हम यहाँ पर $कॉन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर $कॉन नाम के वेरिएबल के अंदर हम वो स्टोर कर लेंगे जो भी वो हमें डाटा रिटर्न करेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई है इस कोड में जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इसका ये मतलब है अगर कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता, ये बात याद रखिए, ये नॉट लगा हुआ है, नॉट को आप ऐसे पढ़ सकते हैं, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता तो डाई फंक्शन चला दो। अब ये PHP के डाई फंक्शन का क्या काम है, डाई फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोड इससे आगे वाली लाइनों में जो भी कोड हुआ है उसकी एग्जीक्यूशन को रोक दो, और जो भी एरर आ रहा है वो एरर दिखा दो। तो यहाँ पर हमने यही लिखा, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता तो डाई फंक्शन चला दो, और डाई फंक्शन के अंदर क्या करो, जो है आगे वाली एग्जीक्यूशन रोक दो और एरर दिखा दो। और अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इफ़ ये चलेगी नहीं, फिर हमारे पास क्या लिखा आ जाएगा, इको कनेक्टेड सक्सेसफुली। इस फाइल को एक बार मैं कॉपी करता हूँ और अपनी यहाँ पर आके आपको चला के दिखाऊँ, तो आप देखेंगे हमें सबसे पहले एरर ही मिलना है। क्यों, अभी हमने डाटाबेस ही क्रिएट नहीं की है। तो जैसे ही मैंने लिखा तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अननाउन डाटाबेस एक्सपेंस, एक्सपेंस नाम की डाटाबेस ही नहीं है। तो हम फिर क्या करते हैं, आपको यहाँ पर आके लिखना है localhost/php my admin। ये बात याद रखनी है, आपने यहाँ URL के अंदर ही आके ये लिखना है। अक्सर लोग यहाँ गूगल पे लिख रहे होते हैं, जब आप यहाँ पर गूगल पे लिखेंगे तो फिर नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर URL के अंदर ही आके लिखना है लोकल होस्ट और उसके बाद /php my admin। जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपकी डेटाबेस ओपन अभी हो जाएगी। अच्छा, ये डेटाबेस क्यों ओपन होगी, क्योंकि जो हमारा जैम्प है, जैम्प के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ये MySQL ओपन किया हुआ है, तो ये वाली जो हमारी डेटाबेस है ये ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब इस डेटाबेस में यहाँ पर आप आके न्यू बनाएं, और यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम क्या रखता हूँ, हमने क्या रखा था, ये देखें हमने एक्सपेंस ही रखा था ना। तो इसी एक्सपेंस नाम को कॉपी करें और यहाँ पर आके डेटाबेस का नाम दे दें और क्रिएट पे क्लिक कर दें। तो ये देखें ये एक्सपेंस नाम की एक डेटाबेस क्रिएट हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले डेटाबेस जब आप क्रिएट कर लेते हैं तो डेटाबेस में जो डाटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल बनाना है। तो मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ REG यूज़र्स, रजिस्टर्ड यूज़र के नाम से मैंने एक टेबल बना लिया। और टेबल बनाने के बाद हम यहाँ पर इसको जो है क्रिएट के बटन पे आप क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा आपने अपने टेबल में कौन कौन सी फील्ड्स रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि हमारी मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं। अब मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं तो हर यूज़र को दूसरे यूज़र से डिफरेंशिएट करने के लिए और उसके डाटा को अपडेट करने के लिए, एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए हमें एक यूनिक नंबर की ज़रूरत होती है जिसे हम आईडी कहते हैं, और उसे हम प्राइमरी की बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आके लिख दूँगा REG ID, यानी जो यूज़र रजिस्टर्ड हुआ है उसकी आईडी। यहाँ पर क्या करो, एक आईडी रजिस्टर्ड आईडी नाम से एक टेबल के अंदर कॉलम क्रिएट कर दो। सेम टू सेम मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर आके यूज़र नेम क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर भी आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा आप क्या करें, वो नाम रखें जो आपने यही क्रिएट किए हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या रखा है, यूज़र नेम रखा है ना, तो यूज़र नेम नाम का ही कॉलम मैं यहाँ पर अपने इसके अंदर बना लूँगा। सेम टू सेम मैं यहाँ पर आऊँगा यूज़र पासवर्ड, इसको भी कॉपी करें और इसका भी मैं एक बना लूँगा। मुझे डेटाबेस के अंदर दो वैल्यूज स्टोर करवानी थी, एक यूज़र नेम जो इस इनपुट से आ रहा है
और एक यूज़र पासवर्ड जो इस इनपुट से आ रहा है। ये दोनों स्टोर करवाने थे, तो मैंने डेटाबेस में क्या किए, 2 कॉलम बना लिए, एक यूज़र नेम का और एक यूज़र पासवर्ड का। अब यूज़र काफ़ी सारे हो सकते हैं ना, तो इसलिए हर यूज़र को मैंने एक क्या कर दी, आईडी असाइन कर दी। अच्छा, ये आईडी जो है हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे और प्राइमरी की करेंगे। यहाँ से गौर से देखें, आपको इसको थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करना है और ये ढूंढना है AI लिखा हुआ। ये AI जो लिखा है ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है। आपको इस पर सिर्फ आईडी वाले पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप आईडी वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ क्या लिखा आ गया, प्राइमरी। अब दोबारा आप इसको स्क्रॉल बार को इधर ले आएँ और यहाँ पर ये आपकी ऑटो इंक्रीमेंट आईडी हो गई। यहाँ इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 11 होती है, आप वो भी दे दें। सेम टू सेम जो यूज़र नेम होता है, इसमें आपको पता है यूज़र नेम में वेरिएबल भी आ सकते हैं, नंबर भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह का जो डाटा अगर स्टोर करना हो जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हों, नंबर्स वगैरह भी हों, तो हम वैर कैर यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर डेटाबेस में जो डाटा टाइप है वो क्या यूज़ करते हैं, वैर कैर। और इसकी लेंथ आप यहाँ 255 दे लें। आप यहाँ पर चाहें 50 भी दे सकते हैं, आप चाहें यहाँ 150 दे लें, आप चाहें यहाँ 100 दे लें। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 255 के साथ जाता हूँ। सेम टू सेम जो यूज़र पासवर्ड है, आपको पता है पासवर्ड में भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ABC हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी आके वैर कैर ले लें और इसको भी आके 255 कर दें। तो यहाँ पर हमने ये वाला भी 255 कर दिया है। तो ये यूज़र नेम स्टोर होगा और ये पासवर्ड स्टोर होगा और ये जो आईडी है हमने ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की कर दिया है। फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है और ये सेव का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा एक रजिस्टर्ड यूज़र के नाम से टेबल क्रिएट हो गया। और आपने गौर करना है, आपके ये वाला की का आइकन बना हुआ है, आपने ये गौर से देखना है। ये की का आइकन भी बना होना चाहिए और देखें यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट भी लिखा होना चाहिए। अगर आपका ये चीज़ें नहीं आई तो मतलब आपने वो AI वाले पे क्लिक नहीं किया है, उसको जाके चेंज करके दोबारा क्लिक करें। और यहाँ पर यूज़र नेम हमने वैरकैर बनाया है और 255 वैल्यू है, सेम टू सेम यूज़र पासवर्ड बनाया है, वैरकैर बनाया है और इसकी वैल्यू भी हमने 255 यहाँ तक दे दी है। तो यहाँ तक हमने ये काम किया है कि अपनी डेटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस बना लिया और एक हमने टेबल बना लिया है। और डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा है, एक्सपेंस। अब अगर आप यहाँ पर आके देखें तो ये एरर आ रहा था ना, अननाउन डेटाबेस। तो अब ये जो DB कनेक्शन वाली जो मेरी फ़ाइल है, इसको अगर मैं दोबारा चलाऊँ, क्योंकि मैंने डेटाबेस तो अब बना ली है, तो अब मैं इसको अगर दोबारा चला के एक बार रिफ़्रेश करूँ तो देखें कनेक्टेड सक्सेसफुली लिखा आ रहा है। मतलब डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो अब यहाँ तक हमने क्या किया, हमने अपना प्रोजेक्ट सेटअप किया, हमने ये देखा फ्रंट एंड पे एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म कैसे बनाएंगे, और फिर हमने ये देखा कि डेटाबेस उसकी वैल्यू कैसे उठाएंगे, और डेटाबेस बनाने के बाद डेटाबेस के साथ हम इंटरेक्शन कैसे करेंगे, और यहाँ पर हमने जो अपना PHP माई एडमिन में टेबल बनाया है, ये टेबल कैसे बनेगा। तो यहाँ तक आपने जो है वीडियो को देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे चेक भी करवानी है। कल नेक्स्ट मैं क्लास में इसको चेक भी करूँगा और फिर इससे आगे अगर जो एरर आपके आ रहे हुए वो रिज़ॉल्व करेंगे और नेक्स्ट हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।